सभी प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। आप लोग यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर उस प्लेटफॉर्म के लिए करना चाहते हैं जिसकी आपको उम्मीद है कि इस एग्जामिनेशन में इस चैनल से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आए हैं और उसी सीरीज में मैं आज आपको ऑर्डर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बताने जा रहा हूं। ऑर्डर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं तो फिर यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि क्वेश्चन आखिरकार कहां से आता है। तो हेट्रोसाइक्लिक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आपका ऑर्डर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से आता है। जैसे कि मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लिया, मान लीजिए कि ऑर्डर एरोमेटिसिटी का पूछ लिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है पूछा जा सकता है, एरोमेटिक नेचर पूछा जा सकता है, बेसिसिटी भी पूछी जा सकती है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आज हम आपसे पूरी चर्चा इसी पॉइंट पर करेंगे। देखिए, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपको पता ही है कि जिनमें एक हेट्रो एटम लगा होता है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पर हेट्रो एटम की, तो हेट्रो एटम में आपने इसका नाम भी सुना होगा, जैसे कि कंपाउंड नंबर 1, इसको हम लोग पायरॉल के नाम से जानते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इस कंपाउंड को आप पायरॉल के नाम से जानते हैं। दूसरा इनका छोटा भैया है, जिस कंपाउंड को आप लोग जो है वो किसके नाम से जानते हैं, फ्यूरॉन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर होता है एक ऑक्सीजन लोन पेयर, एक अंदर होता है एक बाहर होता है। दूसरा कंपाउंड आपको इस सामने दिखाई दे रहा है जहाँ पर सल्फर है यानी थायोफिन होता है। और एक कंपाउंड आपका ये पायरेडीन हो गया, ये कंपाउंड भी हेट्रोसाइक्लिक में पूछा जाता है। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं ना, ये कंपाउंड ही अधिकतर आते हैं एग्जामिनेशन में और कंपेयर बेंजीन से भी करा लेते हैं। तो भाई बेंजीन मैंने यहाँ पर बना दिया, ये मैंने कंपाउंड आपका बेंजीन। तो बेंजीन हेट्रोसाइक्लिक तो नहीं है, ये निश्चित है। लेकिन बेंजीन को कंपैरेटिव स्टडी के बेस पर अगर मैं देखता हूं तो इन कंपाउंड के साथ इनको पूछा जाता है, बेंजीन को पूछा जाता है। और एक कंपाउंड और जो एग्जामिनेशन में हेट्रोसाइक्लिक है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, तो ये कंपाउंड भी पूछ सकते हैं, जिसे आप लोग पिपराइडीन के नाम से भी जानते हैं। तो अब इनकी कौन कौन सी चीजें पूछी जा सकती हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई आपको अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाएं और आप उन चीज को नोट भी कर लीजिए, किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए। और ये उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है ना। सबसे पहली बात मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो इनमें से क्वेश्चन आना निश्चित है। यहां पर लिख लीजिए पीजीटी एग्जाम 2024, चाहे वो बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन हो, बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन हो, या फिर आप ऐसे कहिए चाहे फिर एस्टेट एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन हो, इन्हीं दो में आने की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा पायरॉल का होता है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, पायरॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट पता है थायोफीन का ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर मैं थायोफीन का लिख देता हूँ। देन हमारे पास में फ्यूरॉन बचा, फ्यूरॉन का बॉइलिंग पॉइंट। और लास्ट में आ जाता है हमारा बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट। बेंजीन तो फिर बॉन्ड बनाएगी नहीं। अब क्वेश्चन तैयार होता है कि आखिरकार पायरॉल का ये बॉइलिंग पॉइंट, यार नाइट्रोजन है वहाँ, फ्यूरॉन बेचारा ऑक्सीजन रखे हुए सबसे कम हो गया, क्योंकि पायरॉल ही एक ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ये बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पायरॉल, ये आपको जो ऑर्डर दिख रहा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और यहां पर ये आपको बता देता हूं, स्टार बना करके नोट कर लो कहीं पर, कि पायरॉल के अंदर जो होता है, पायरॉल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है। तो एक तो यहां पर ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम लोग इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर को भी चेक करना चाहें कि इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां लिख देता हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर।
यहाँ मैंने लिख दिया रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब भैया ये रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है तो जानना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो फिर इसका मतलब है कि इसके ऑर्डर को भी नोट करिए कहीं पर। अगर पायरोल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पायरोल है, उसके बाद रिएक्टिविटी में फ्यूरॉन भैया आगे आ गए हैं और थायोफिन बहन जी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये फ्यूरॉन भाई आगे हैं और थायोफिन बहन जी पीछे चली गई। इसी के बाद आपको बेंजीन यहाँ पर आ जाता है। तो ये ऑर्डर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये यहां पर आपको नोट कर लेना चाहिए। दोस्तों एक चीज याद रखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको एग्जामिनेशन में डिट्टो आती हैं, इन पे डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, अलग से नहीं बनने वाले क्वेश्चन। अब आ जाइए जरा बेसिक नेचर की बात कर लेता हूं ठीक है। अब बेसिक नेचर अगर मैं कंपेयर करता हूं, पहले मैं बेसिक नेचर की अगर मैं बात करूंगा तो दो चीजों का बेसिक नेचर पूछा गया। सबसे ज्यादा बेसिक नेचर जो है वो पायरेडीन का माना जाता है। पायरेडीन मोर बेसिक होता है, स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं पायरेडीन जो होता है, पायरेडीन वो कैसा होता है, वो ज़्यादा बेसिक होगा एज कंपेयर टू पायरोल। रीज़न भी आपको मैं बताए चल रहा हूँ। अगर दोनों के स्ट्रक्चर को आप ध्यान दे पा रहे हो तो दोनों के स्ट्रक्चर में खास बात आपको दिखेगी, इसका लोन पेयर रिंग में डिलोकलाइज नहीं है, जबकि यानी कि अवेलेबिलिटी यहाँ पर मोर है, मोर अवेलेबल, यानी अवेलेबिलिटी की मैं बात करता हूँ, अवेलेबिलिटी की बात करता हूं तो अवेलेबल ज़्यादा है। जबकि पायरोल का स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूं तो पायरोल के स्ट्रक्चर में आपको नोटिस करना पड़ेगा कि यहाँ पर लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, ये इन्वॉल्व है डीलोकलाइजेशन में, आप नोट कर पा रहे होंगे, तो फिर अवेलेबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, बेसिक नेचर पायरेडीन का ज़्यादा होगा। लेकिन अगर पिपराइडीन को इससे कंपेयर कर ले तो यहाँ पर ये एरोमेटिक करेक्टर रख रहा है तो पिपराइडीन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि पिपराइडीन कहाँ पर आता है तो पिपराइडीन पायरेडीन से भी ज़्यादा बेसिक माना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा साफ साफ करके लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया पिपराइडीन, पिपराइडीन। तो पिपराइडीन का वैल्यू जो है वो बेसिक नेचर जो है वो कहाँ जाएगा, पायरेडीन से ज़्यादा चला जाता है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको नोट कर लीजिए। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और आपको नोट करनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग नोट करनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है जैसा आप चाहें। और बेसिक करेक्टर अगर हम पायरोल फ्यूरॉन थायोफिन की बात करें तब भी यहीं पर आपको दिखाऊंगा कि बेसिक नेचर में यहाँ तो लोन पेयर कम, तो ये एसिडिक हो गया ना, जब ये एसिडिक हो गया तो बेसिक नेचर पायरोल का जो है कम होता है, फ्यूरॉन का ज़्यादा होता है। फ्यूरॉन पर पॉजिटिव चार्ज की लेस अवेलेबिलिटी भी मानी जाती है, तो फ्यूरॉन का बेसिक नेचर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू पायरोल। ये बात भी आपको ध्यान रखनी, और एज कंपेयर टू यहाँ पर आपका थायोफिन आ जाता है, ये बात भी ध्यान दीजिए। तो ये ऑर्डर आपके बेसिक नेचर के हैं। तो बेसिक नेचर आपका एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, चाहे वो बिहार स्टेट का एग्जामिनेशन हो और चाहे वो एग्जामिनेशन किसका हो, या फिर आपका यूपीपीजीटी का एग्जामिनेशन हो। ये सब बातें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एरोमेटिक करेक्टर पर भी अगर हम लोग बात करना चाहें तो क्या करेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज एरोमेटिक करेक्टर से पहले जानो कि अगर एसिडिक करेक्टर पूछा जाए तो पायरोल तो ज्यादा मैंने भी बोला ही एसिडिक होता है, तो पायरोल का एसिडिक करेक्टर भी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि अगर एसिडिक नेचर पूछे तो हम क्या करेंगे भाई। अरे यार, जब ये बेसिक कम है तो एसिडिक तो ऑटोमेटिकली ज्यादा ही होगा ना। तो यहाँ पर मैं एसिडिक नेचर की बात कर लेता हूं, तो पायरोल को इधर ले आऊंगा, पायरोल को मैं इधर ले आऊंगा एसिडिक नेचर में। उसके बाद आपका फ्यूरॉन आ जाएगा, फ्यूरॉन, और क्योंकि टाइटली हेल्ड कर रहा है, उसके बाद थायोफिन, और थायोफिन का जो है एसिडिक नेचर थोड़ा कम होता है, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद जो पिछली बार आया था 2021 में क्वेश्चन आया था, पीजीटी 2021, इसमें जो क्वेश्चन आया था वो आपको अच्छे से याद होगा कि एरोमेटिक करेक्टर पूछा गया था, किसका ज्यादा होता है। आप नोट कर पा रहे होंगे, एरोमेटिक करेक्टर पूछा गया था और एरोमेटिक करेक्टर किसका ज्यादा किसका कम था, ये क्वेश्चन आया था, इस पर स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
ठीक है, इसमें क्या था कि थायोफीन का सबसे ज़्यादा था, आपको नोट कर पा रहे होंगे थायोफीन, क्योंकि इसके अंदर जो सेक्सटेट है वो पूरा हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सल्फर की कम होने की वजह से डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेशन मिल जाता है। उसके बाद आपका वही पायरोल आ जाता है, पायरोल तो ऑटोमेटिकली रिंग में लोन पे डीलोकलाइज हो जा रहा है, और लास्ट में आ जा रहा है फ्यूरॉन, और फ्यूरॉन के एरोमेटिक करेक्टर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है ऑक्सीजन की उससे इफेक्ट कर जाती है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ साथ आप नोट कर पा रहे होंगे कि इनके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी ध्यान रखें, पूछ सकते हैं आप, पेपराइडिन का भी हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये अगर मैं पायरोल मॉलिक्यूल बना लेता हूं, पायरोल बनाया मैंने, पायरोल में आप नोट करिए ध्यान से, ये लोन पेयर है, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा, एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा हो गए और साथ में एक लोन पेयर हो गया, तो टोटल मतलब यहाँ पर sp यहाँ आ जाएगा 1 2 3 3 हो गए। अब ये वाला लोन पर डीलोकलाइज है तो पॉसिबल नहीं, यानी कि जीरो करना पड़ेगा, मुझे जीरो करना पड़ेगा यहाँ पर, लोन पर इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पर 3 हो गए, तो यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। जबकि यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन का लोन पेयर एक बाहर वाला, अंदर वाला नहीं गिनिएगा, बाहर वाला, तो एक सिग्मा एक लोन पेयर, तो 2 सिग्मा हो गए और एक लोन पेयर हो गया, टोटल यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है, ध्यान देंगे ना। इसी तरीके से अगर मैं थायोफीन की बात कर रहा हूं, तो थायोफीन के अंदर भी आपको एक चीज नोट कर पा रहे होंगे कि एक लोन पेयर बाहर बच रहा है, तो सिग्मा सिग्मा एक लोन पेयर जो बाहर की तरफ बच रहा है, जिसपे मैंने सर्किल बनाया हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 आपके सिग्मा है और साथ में एक लोन पेयर है, टोटल यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। जबकि अगर आपसे नोटिस किया जाए पायराडीन के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन को नोट कर पा रहे होंगे, तो पायराडीन के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या आएगी, 1 2 और लोन पेयर बाहर है तो 3 हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। जबकि पिपराइडीन को अगर मैं नोट कर पा रहा हूँ, तो पिपराइडीन के अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, और ये लोन पेयर डीलोकलाइज तो है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इस समय मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इस समय मैं आपसे डिस्कशन करूंगा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, इस समय मैं आपसे डिस्कशन करूंगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो लोग हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और हमारे इस मोबाइल नंबर को कांटेक्ट में सेव कर लीजिए 94 73 70 27 11। जो लोग क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहते हो, स्पेशल टेस्ट देना चाहते हो, और अगर आप आज संडे के दिन आप टेस्ट देना चाहते हो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, तो जल्दी से जल्दी किसी न किसी बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। और आज टेस्ट होगा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। कोई नहीं पढ़ाता है, सब पढ़ाते हैं वही टीजीटी का। जाइए इलाहाबाद में देखिए, घूमिए, प्रयागराज के अंदर घूम करके देखिए, आपको मिलेगा कि वही सिंपल से क्वेश्चंस करवा करके केवल तसल्ली देते हैं आपको कि पीजीटी निकालेंगे, और खुद पीजीटी के एग्जामिनेशन में बेचारे बैठे हुए मिलते हैं। तो आपको अगर बढ़िया टेस्ट देना है और बढ़िया से हेट्रोसाइक्लिक अपना परफेक्ट करना है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है, अल्कोलॉइड्स करने हैं, इन सब को करना है, तो फिर जल्दी से जल्दी इस कॉन्टैक्ट नंबर को अपने मोबाइल में सेव करके व्हाट्सएप करिए अपना, मैं आपको कांटेक्ट करवाऊंगा। टेस्ट सीरीज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। थैंक यू, बाय बाय।